जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मास्टर बाबू यूट्यूब चैनल है। मैं मुजम्मिल हसन और आप देख रहे हैं मास्टर बाबू। ये जो 25 क्वेश्चन का सेट होगा, ये क्वेश्चन बैंक है जो कि 2019 में आया हुआ है। ये बिहार बीएड क्वेश्चन बैंक है। इसमें 25 क्वेश्चन के साथ साथ कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन भी है जो कि जीएस में दिया गया है, जो कि पेडागोजी से ही रिलेटेड होता है और वो एजुकेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन के साथ 25 क्वेश्चन के साथ साथ वो क्वेश्चन भी सॉल्व कराया जाएगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक भी करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो देर ना करते हुए 25 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि 25 से 30 मिनट का समय लिया जाएगा। और हर क्वेश्चन के बाद आपको थोड़ा वक्त दिया जाएगा ताकि आप खुद सोचें। इसके बाद मैं आंसर तो बताऊँगा ही, लेकिन आपको ही बताना है साथ साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है 96। सामाजिक विकास का एक अनिवार्य विषय है। सामाजिक विकास का एक अनिवार्य विषय है। सामाजिक विकास के लिए अनिवार्य विषय क्या है कि सामाजिक व्यवस्था के अपेक्षाओं को पूर्ति करना, सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति एवं स्वीकृति, सामाजिक व्यवस्था एवं किसी के उद्देश्य की आंतरिक एकता, सामाजिक कौशल का विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक विकास। जब हम भी समाज के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके क्या करते हैं, समाज की व्यवस्था को देखेंगे कि हमारे समाज में क्या क्या व्यवस्था है, उसको अचीव करना और उसके साथ साथ जो उद्देश्य किया गया है, जो गोल है हमारे समाज के, उसको अचीव करना। अगर ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो तो एक ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यही हम लोग समाज में देखते हैं। समाज की सुरक्षा हम स्वीकृति तो देखते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो सी नंबर है, इसलिए ये सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग कक्षा में अभिप्रेरण की चाबी है। एक क्लास में अभिप्रेरण की चाबी सबसे अच्छी क्या हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए, विषय सामग्री में अंतर्निहित लाभ, शिक्षक का व्यक्तित्व या वर्ग कक्षा में भावात्मक वातावरण, अनुकूल पाठ्याचार का अनुभव। तो 97 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सही, विषय सामग्री में अंतर्निहित लाभ। यानी क्लास में हम जो डिलीवर कर रहे हैं, जो भी लेक्चर बता रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसके विषय में क्या हम लोग को प्रॉफिट होने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको क्या हम लोग अचीव करेंगे। इसलिए पहले हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं तो उसको लिखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव, इसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में अंतर्निहित लाभ उस सब्जेक्ट से क्या हो सकता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, अभिप्रेरण की चाबी रखते हैं, ताकि उससे बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक शिक्षकों के अनुसार अनुशासन से संबंध रखता है। आधुनिक शिक्षकों के अनुसार अनुशासन डैश से संबंध रखता है, किस चीज़ से संबंध रखता है? पहला, आचरण व्यवहार को प्रभावित करने वाले कानून, रचनात्मक एवं सकारात्मक व्यवहारों को बढ़ाने का एक तरीका, वर्गों को नियंत्रित करने के लिए आज्ञाकारी परामर्श लागू करना, या छात्रों के दुर्व्यवहार को रोकना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधुनिक शिक्षक, जो भी आधुनिक मॉडर्न एज के जो टीचर होंगे उनका क्या काम है, रचनात्मकता। रचनात्मकता यानी कि कुछ वो नए नए काम करेंगे, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग यूज़ करेंगे। और लर्निंग बाय डूइंग के यूज़ से हमारा क्या होगा, पॉजिटिव चेंजेस होगा। पॉजिटिव यानी कि एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन इज चेंज ऑफ बिहेवियर। तो मैं हर बार वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा दिया रहता है। तो वही सकारात्मक चेंज, हम लोग नेगेटिव एजुकेशन से क्या होता है, नेगेटिव चेंज भी हो सकता है और पॉजिटिव चेंज हो सकता है, लेकिन उसको डेवलप ये मुनसर करता है, यानी कि ये डिपेंड करता है कि आप किस माहौल में रह रहे हैं। तो एक टीचर का काम क्या होता है, पॉजिटिव डेवलपमेंट का काम करना, यानी कि पॉजिटिव व्यवहार में चेंज करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 98। 99, शिक्षकों के किस गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करते हैं? एक टीचर के अंदर क्या ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए ताकि उसको स्टूडेंट पसंद करें? समय का पाबंद होना, निष्पक्षता, अनुशासन प्रियता या प्रभुता।
तो 99 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निष्पक्षता। यानी कि कोई भी टीचर अगर क्लास में कोई चीज़ पढ़ाए तो जितने भी स्टूडेंट है, या 40 स्टूडेंट है या 40 से ज़्यादा, 40 से ज़्यादा स्टूडेंट है, तो उन सबके सबके बीच जो उस टीचर की भावना हो सबके लिए इक्वल हो। अगर किसी के लिए ज़्यादा, यानी कि जो स्लो लर्नर है या जो फास्ट लर्नर है, अगर स्लो लर्नर को छोड़ करके वो फास्ट लर्नर जो बहुत अच्छी तेज़ी से सीखते हैं, जो कि यानी कि एक क्वेश्चन को एक बार बताया गया वो सीख गए, और अगर उनके लिए भावना उनके ज़्यादा हो, ज़्यादा पसंद करते हों, और जो कम सीखने वाले हैं, जो स्लो लर्नर है, जो धीरे धीरे सीखते हैं, उनके लिए अगर ज़्यादा होगा तो ये निष्पक्षता की भावना नहीं होगा। और कुछ बच्चे इस हालत में उस टीचर को पसंद करेंगे और कुछ नहीं पसंद करेंगे। अगर ऐसा टीचर हो जो सबके लिए बराबर सोचता हो तो वो क्या होगा, उसको ज़्यादा स्टूडेंट पसंद करेंगे। तो 99 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित में से कौन सीखने का परिणाम उत्पाद नहीं है। यानी कि हम जो लर्निंग करते हैं, लर्निंग में क्या चीज़ ऐसा है जो हम लोग नहीं सीखते, यानी कि लर्निंग के बाद हम लोग क्या अचीव नहीं हो पाता है। तो फर्स्ट है ऑप्शन नंबर ए, मनोवृत्ति, अवधारणा, विकास और कौशल। तो देखिए इसमें क्या है, हम लोग अगर कुछ भी क्लास में पढ़ रहे हैं, एक टीचर अगर पढ़ा रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, कुछ बच्चों का विकास होगा, पढ़ेगा तो विकास होगा, यानी कि डेवलपमेंट हो गए। अगर हम किसी स्किल के बारे में बता रहे हैं, यानी कि मैथ किस तरह से सॉल्व किया जाए, साइंस को किस तरह से हम लोग टेम्परामेंट डेवलप करेंगे, साइंस को किस तरह से हम लोग, साइंस क्या है, साइंस एक है, साइंस फैक्ट पे बात करता है, यानी कि फैक्ट पे बात करता है, यानी कि हम लोग किस तरह से ड्राइव करेंगे कि एक इक्वेशन सही है या नहीं, तो उससे क्या होगा, कौशल का विकास होगा। और कौशल के विकास के साथ साथ हमारे जैसे मैथ में हम लोग फॉर्मूला डेवलप करते हैं, जैसे कि वर्ग का परिमाप क्या हो गया, आयत का परिमाप क्या हो गया, तो आयत का परिमाप 2 क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, एल लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये क्या होगा, एक अवधारणा डेवलप होगा बच्चों के अंदर। तो ये ऑप्शन सी, बी और डी सही है, और ऑप्शन नंबर जो ए है वो गलत है, और ये गलत है इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। तो 100 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इस क्वेश्चन के साथ। जहाँ भी नहीं दे क्वेश्चन में उसको अंडरलाइन वहाँ पे कर लेना है, इसके बाद पढ़ना है, नहीं तो जो नहीं वाला जो क्वेश्चन होता है वो ज़्यादातर गलत हो जाता है। 100 पढ़ाने में सर्वाधिक संतोष का विषय डैश है। पढ़ाने में सर्वाधिक संतोष का विषय डैश है। समाज के प्रति सेवा भाव, बच्चों के विकास में योगदान की भावना, बच्चों के साथ परस्पर प्रेम भावना, एक शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठा एवं क्षमता का भाव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए कैसे होगा ये, अगर हम समाज के प्रति सेवा का भाव रहते हैं, टीचर को क्या कहता है, टीचर इज़ ए नेशन बिल्डर, यानी कि समाज का वो क्या होता है, निर्माता होता है। तो अगर समाज का निर्माता होगा तो क्या समाज सेवी होगा, और जब समाज सेवी होगा तो बच्चों के विकास के बारे में भी सोचेगा, क्लास में पढ़ाएगा तो उसके योगदान देगा, उसको ऐसे ही भावना रहेगी। और जब विकास की भावना होगी बच्चों के, जब समाज से प्रेम रहेगा तो बच्चों में परस्पर प्रेम हो जाएगा, समझे। और जब वो समाज सेवी होगा तो उसकी प्रतिष्ठा और क्षमता क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक बरकरार रहेगी। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है, ए के ऑप्शन नंबर ए के अंदर ये बी सी डी तीनों समाहित है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें बेस्ट चुना जाता है। पेडागोजी यही सब्जेक्ट, पेडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 4 ऑप्शन देगा, चारों ऑप्शन में ऑप्शन सब सेम रहेंगे, सब सही रहेंगे, लेकिन सबसे बेस्ट जो होगा उसी को चूज किया जाएगा। 102 किसी विधि में छात्र, किस विधि से छात्र सबसे अधिक सीखते हैं, यानी कि एक स्टूडेंट है किस तरीके से सबसे ज़्यादा सीखते हैं, देखकर, पढ़कर, सुनकर या स्वयं करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वयं करके। एक साइकोलॉजिस्ट है जॉन डेवी, जॉन डेवी जो थे वो कहते थे कि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा सीखता है लर्निंग बाय डूइंग करके, यानी कि जब खुद से करेगा तो सीखेगा। देखिए देख कर को तो कुछ सीखेगा, देख कर थोड़ा सा याद होगा, देख कर थोड़ा याद होगा, पढ़कर भी थोड़ा याद होगा, सुनकर भी थोड़ा याद होता है, पढ़ने से सुनने में ज़्यादा याद रहता है। और सबसे देखिए सबसे कम जो होगा, पढ़ेगा तो उसको नॉलेज थोड़ा कम डेवलप होगा।
यानी कि पढ़कर अगर सीखेगा तो थोड़ा सा उसका डेवलप होगा, अगर सुनकर सीखेगा तो उसको ज़्यादा थोड़ा याद रहेगा, और देखेगा तो इससे भी ज़्यादा याद होगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट्स करके सीखता है, खुद से करके सीखता है, तो सबसे ज़्यादा उसका विकास इसी स्टेज में होता है। इसलिए स्वयं करके सीखने से जो स्टूडेंट होते हैं सब ज़्यादा विकास होते हैं। और किसी भी ऑप्शन में अगर आ जाए स्वयं करके सीखना, तो वो ऑप्शन को आप बिना किसी 3 ऑप्शन को छाट करके उसी को चूज कर लीजिएगा, ऑप्शन सही होगा वो। क्वेश्चन नंबर 103, विद्यालय के सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य डैश है। सह पाठ्यक्रम यानी कि को एजुकेशन, को करिकुलर एक्टिविटी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों के व्यक्तित्व में सुसमायोजन का भाव प्राप्त करना। ऑप्शन बी कक्षा के दैनिक क्रियाकलापों से मुक्त पुनर्पाठ कार्य जगत से छात्रों को परिचित कराना, विद्यार्थियों के स्थापन संतोष संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों के व्यक्तित्व में सुसमायोजन का भाव को प्राप्त करना, यानी कि जितने भी उसके व्यक्तित्व है उसको पॉजिटिव डेवलपमेंट हो, क्लास को लेकर के, अपने एजुकेशन को लेकर के, अपने शिक्षा को लेकर के। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। 104, कक्षा शिक्षण में रुचि बरकरार रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी कि जो क्लास में डिलीवर कर रहा है कोई लेक्चर, तो उसमें ऐसा क्या करे कि जो स्टूडेंट के इंटरेस्ट हो वो डेवलप रहे, यानी कि वो बरकरार रहे, ख़त्म ना हो। तो ऑप्शन नंबर ए, श्यामपट्ट का सर्वाधिक उपयोग करें, व्यवहारिक जीवन से अधिक उदाहरण दें, विभिन्न प्रकार के सहायक पाठन सामग्री का उपयोग करें, विचार विमर्श के लिए छात्रों को अधिक से अधिक अवसर दें। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यवहारिक जीवन से जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न दे। अगर देखिए श्यामपट्ट का उपयोग करेगा तो इससे बच्चों में क्या हो जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट पैदा होंगे, इंटरेस्ट तो रहेंगे ही, लेकिन अगर वो पठन सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग एड्स का यूज़ करता है तो इससे भी उसके अंदर क्या होगा, इंटरेस्ट पैदा रहेगा। अगर विचार विमर्श करता है तो इससे भी इंटरेस्ट रहेगा। लेकिन अगर कोई टीचर डेली लाइफ से है कि जो हमारे जो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ यूज होते हैं उनको अगर ज़्यादा उदाहरण देगा तो बच्चे में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा उसी से होंगे। और एजुकेशन का यही एक रोल है कि अगर आप रोज़ डेली लाइफ में यूज़ होने वाले चीज़ों को अगर आप स्टूडेंट के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उससे क्या होगा, बच्चों में ज़्यादा डेवलपमेंट होगा और इंटरेस्ट पैदा होगा। तो ऑप्शन अगर कहीं भी आ जाए व्यवहारिक जीवन से अधिक उदाहरण देना, तो आप उसको टिक कर दीजिएगा, बाकी की 3 ऑप्शन को छोड़ दीजिए। दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है क्योंकि दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा क्यों अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर है वे असुरक्षित हैं, उनको शिक्षा की विशेष आवश्यकता है, यह उनका मौलिक संवैधानिक अधिकार है, वे गरीब हैं, यानी कि डी नंबर है वे गरीब हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यह उनका मौलिक अधिकार है। यानी कि एजुकेशन क्या होता है, सबका अधिकार है। सब पढ़े, सर्व शिक्षा अभियान के तहत सब पढ़ें सब बढ़ें। 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देना है, चाहे वो जैसा वो राज्य निर्धारित करता है वो राज्य के ऊपर है। और इसके अलावा आप गार्जियन का ये भी फ़र्ज़ है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को बेसिक एजुकेशन ये कहा जाता है जो देना चाहिए। तो ये सबका हक है, इसलिए उसको देना चाहिए। वे असुरक्षित है ये नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। उनके शिक्षा की विशेष आवश्यकता, शिक्षा की तो सबकी जो आवश्यकता होगी, अगर शिक्षा नहीं होगा तो उनका डेवलपमेंट नहीं होगा, पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं होगा। वे गरीब है, ये गरीब कहना बहुत ही जो है ना रूढ़िवादिता वाला ये सेंटेंस है। वे गरीब है, गरीब नहीं कह सकते हमको। यह सबका अधिकार होता है, तो उनका भी अधिकार हो गया, मौलिक अधिकार कि वो पढ़ें। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ब्रेल डैश पर आधारित है। ब्रेल लिपि जिसका खोज किसने किया था, लुइस ब्रेल ने किया था। लुइस ब्रेल
लुइस बेरल बहुत जब छोटे थे तो उनके पिताजी काम कर रहे थे, तो वो लुइस बेरल जन्मजात ही अंधे नहीं थे, उनके काम करते वक्त उनकी आँख में कुछ लग गया था जिसकी वजह से केमिकल उनकी आँख ख़राब हो गया था। इसीलिए उनके पिताजी ने एक ईजाद किया जो कि जो कि ब्रेल लिपि कहा जाता है। और ब्रेल लिपि जो है किस पे आधारित है उसको बताना है, बिंदियों पर, रेखाओं पर, उभार पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो भी बिंदी दिया जाता है ना, और बिंदी तो होता है उसमें, लेकिन वो उभरा हुआ रहता है। एक पेज हार्ड कॉपी होता है जिसका सारा पेज उभरा हुआ रहता है, जितना बिंदी सारा उभरा हुआ होता है, और 6 बिंदी होता है उसमें जो उभरा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 7, एक क्वेश्चन नंबर 107 सॉरी। सीखना डैश पर निर्भर करता है, प्रतिभा पर, माता पिता की मनोवृत्ति पर, सहकर्मी मनोवृत्ति पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभा। यानी कि आपके अंदर कितना क्षमता है उससे सीखेंगे। माता पिता के मनोवृत्ति पर नहीं सीखेंगे, सहकर्मी की मनोवृत्ति पर नहीं है। यानी कि सहकर्मी आपके जो साथ जो क्लास में पढ़ते हैं उनके हिसाब से आप तो कंपटीशन तो नहीं करेंगे, कंपटीशन होता है, लेकिन अगर कोई हो सकता है कोई फास्ट लर्नर, कोई स्लो लर्नर हो सकता है, तो फास्ट लर्नर और स्लो लर्नर में तो काफ़ी आंसर हो जाएगा। इसलिए सहकर्मी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और ये प्रतिभा पर डिपेंड करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 108, नए विषय या पाठ को विकसित करने के लिए शिक्षक को डैश आना या होना चाहिए। यानी कि नया विषय जो पढ़ा रहा है, डेवलप कर रहा है क्लास में, तो उसके टीचर के लिए क्या आना चाहिए? ऑप्शन है विषय का सर्वांगीण ज्ञान, विषय के महत्व की व्याख्या, विद्यार्थियों की स्वाभाविक रुचि, शिक्षक की स्वयं की रुचि। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो टीचर पढ़ा रहा है, जिस सब्जेक्ट का टीचर हो, उसमें उसकी महारत होनी चाहिए, उस विषय के बारे में महारत होनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि एक टीचर कैसा होना चाहिए, जिसके अंदर सारा एक सब्जेक्ट पर पूरा नॉलेज हो। तो हाँ, एक सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए, इसके साथ साथ बाकी सब्जेक्ट की भी थोड़ी थोड़ी मालूमात होनी चाहिए। नहीं तो क्या पता क्लास में आप गए फिजिक्स और मैथ लेकर के, और केमिस्ट्री से एक फिजिक्स मैथ लेकर गए, केमिस्ट्री से या हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ दिया, इसलिए थोड़ी थोड़ी मालूमात होनी चाहिए। तो विषय का सर्वांगीण ज्ञान एक टीचर को होना चाहिए, उस वही अच्छा टीचर बन सकता है। ठीक है। विद्यालय पाठ्यक्रम के स्वरूप का डैश से सहमति होना चाहिए। यानी कि जो आप क्लास करिकुलर है, स्कूल करिकुलर है, उसका किस से सहमति होना चाहिए, यानी किस पे वो डिपेंड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, अतीत में विद्यालय के सामान्य संस्कृति, यानी कि जो पुराना ट्रेडिशन चल रहा है एजुकेशन, उसके हिसाब से चलना चाहिए, या छात्रों की रुचि, प्रयोजन एवं उद्देश्य, या शिक्षकों की रुचि एवं प्रशिक्षण से, विभिन्न विषयों में उपलब्ध पाठ्य पुस्तकें से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यानी कि हम लोग जो क्लास में हम लोग का करिकुलम कैसा होना चाहिए, करिकुलम यानी कि सिलेबस जो होता है वो कैसा होना चाहिए। एक दो तरह के सिलेबस किस तरह से होना चाहिए। करिकुलम जो होता है वो करिकुलम जो पूरे स्कूल के लिए बनाया जाएगा, और एक होता है सब्जेक्ट वाले से। तो यह जो सिलेबस होना चाहिए किस पर डिपेंड होना चाहिए, तो छात्रों के इंटरेस्ट पर डिपेंड होना चाहिए, प्रयोजन पर होना चाहिए, प्रोजेक्ट और उद्देश्य पे, यानी कि जो हम लोग की जो भी क्लास में पढ़ाएं उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए, इसी पर डिपेंड होना चाहिए। शिक्षकों की रुचि पर शिक्षण पर नहीं, शिक्षकों के नहीं, स्टूडेंट पर होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है स्कूल की स्टूडेंट टीचिंग जो हो क्या होता है, स्टूडेंट्स, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 110, शिक्षकों का प्रथम उत्तरदायित्व डैश के प्रति है। शिक्षकों का जो प्रथम उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? समुदाय, छात्र, पढ़ाए जाने वाले विषय, या विद्यालय के अधिकारी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। छात्र के प्रति उसका उत्तरदायी होना चाहिए कि मैं टीचर जो हूँ, अगर आप टीचर हैं तो उसका काम क्या होता है? स्टूडेंट को पढ़ाना,
यानी कि अगर स्टूडेंट का डेवलपमेंट नहीं होगा तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ाने से, तो समुदाय के प्रति भी नहीं होगा। अगर आप छात्र को पढ़ाते हैं तो समुदाय के प्रति इसमें भी आ जाएगा, पढ़ाए जाने वाले विषय वो भी आ जाएगा। और विद्यालय के अधिकारियों का कहना यही होता है कि आप स्टूडेंट के लिए आप काम करें। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन आंसर। कक्षा में अनुशासन को बढ़ाने का डैश मुख्य लक्ष्य है। कक्षा में अनुशासन को बढ़ाने का डैश मुख्य लक्ष्य है। पठन पाठन का अनुकूल वातावरण, विद्यालयों का उचित आचरण, कक्षा में शांति एवं व्यवस्था, विद्यालय में आत्म एवं अनुशासन। विद्यार्थियों में आत्म अनुशासन यानी कि उनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अनुशासन। अनुशासन किसके लिए लाना है? हम लोग स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट को ही अनुशासन चाहिए, तो इसलिए विद्यार्थियों के आत्म अनुशासन होना जरूरी है। यानी कि अगर आप देखिए, एक होता है मोटिवेशन जो होता है वो दो तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं और नहीं पढ़ रहा तो आप उसको लालच देंगे कि अब बाबू पढ़ोगे तो मैं उसको आपको चॉकलेट दूंगा, तो क्या करेगा वो? इस लालच से वो पढ़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल हो जाएगा, एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई चाहता है कि मैं पढ़ूंगा तो मैं क्लास में टॉप करूंगा, मुझे नौकरी मिलेगी, मैं अच्छा शहरी बनूंगा यानी कि अच्छा नागरिक बनूंगा, तो उसके अंदर का ये जो है इनेट एबिलिटी आ गया, उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन आ गया। तो जिसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन रहेगा वो ज़्यादा डेवलप करेगा और ज़्यादा पढ़ेगा, उसी की तरक्की होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। विद्यालय शिक्षण के मूल्यांकन का चुनौतीपूर्ण आयाम डैश है। विद्यालय शिक्षक का मूल्यांकन का चुनौतीपूर्ण आयाम डैश है। जांच परीक्षाओं की तैयारी, प्रदर्शन की पर्याप्तता की जानकारी, विषय का मापन, श्रेणी निर्धारण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी श्रेणी निर्धारण। देखिए, मूल्यांकन जो हम लोग करते हैं, असेसमेंट करते हैं, वो असेसमेंट पहले क्या होता था? मार्किंग नंबर दिया जाता था, अभी भी दिया जाता है बहुत सारे बोर्ड में, बिहार बोर्ड में भी नंबर दिया जाता है। लेकिन अब क्या हो गया? ग्रेडिंग दिया जाने लगा। ग्रेडिंग इसलिए दिया जाने लगा कि अगर कोई बच्चा, किसी स्टूडेंट, 2-4 स्टूडेंट लिखे हैं एक क्वेश्चन को एक ही तरह से, लेकिन किसी को एक्सप्लेन करने का सलाहियत नहीं है, कोई एक्सप्लेन बहुत अच्छा से कर पाया है, कोई एक्सप्लेन बहुत अच्छा से नहीं कर पाया है, लेकिन वो लोग अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर हो गई है, तो इसके हिसाब से किसी को नंबर कम मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा। इसके हिसाब से हटा करके नंबरिंग को और ग्रेडिंग सिस्टम किया गया। ग्रेडिंग सिस्टम से क्या हो जाएगा कि अगर कोई अच्छा भी लिखा है, कोई थोड़ा कम भी लिखा है, तो उसको भी बी मिल जाएगा, उसको भी बी मिल जाएगा, दोनों को ग्रेड भी मिल जाएगा। इसीलिए श्रेणी का निर्धारण सबसे अच्छी चुनौती होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी डी जो होगा उसका राइट आंसर होगा। शिक्षक के लिए पाठ्य सामग्री को प्रभावोत्पक बनाने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? यानी कि उसका इफेक्टिव बनाने के लिए क्लास सामग्री यानी कि पाठ्य जो भी आप कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसको इफेक्टिव बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के अनुभव से पाठ्य सामग्री को जोड़ना, विद्यार्थियों के अनुभव से पाठ्य सामग्री को जोड़ना, इस तरह से प्रस्तुत करना कि विद्यार्थी उसे ग्रहण कर लें। पाठ्य सामग्री की सुव्यवस्थित प्रस्तुति, पाठ्य की सोदाहरण एवं विस्तार से व्याख्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए किस तरह से होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इफेक्टिव बनाना है आपको, कोई भी कंटेंट को आपको इफेक्टिव बनाना है, तो क्या विद्यार्थियों के अनुभव यानी कि उसका जो प्रीवियस नॉलेज है उससे आप जोड़ेंगे। जब आप प्रीवियस नॉलेज से जोड़ेंगे तो उसको अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे आप क्लास में कोई भी कंटेंट पढ़ाने गए, यानी कि पदार्थ पढ़ाने गए, तो पदार्थ है क्या? तो पदार्थ पढ़ाने से पहले आप उसको बताएंगे कि बच्चों जो भी आप देख रहे हैं क्लास में, पंखा है, टेबल है, बेंच है, डस्टर है, चौक है, इसके अलावा आप जितने भी चीज़ देखते हैं ये सब क्या होता है? ये जगह रखते हैं और स्थान घेरते हैं। तो इसके बाद आप बता देंगे उनको कि इसी को पदार्थ कहते हैं, तो वो उसको अच्छी तरह सीखेंगे और डेली लाइफ से उसका यूज हो जाएगा। और जब ऐसा यूज होगा तो इसके अंदर प्रस्तुति का जो
इस तरह से प्रस्तुति करना है कि उन्हें ग्रहण कर ले। जब आप इस तरह से पढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक ग्रहण कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। 114, विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछे जाने पर सामान्यतः शिक्षक डैश करें। शिक्षार्थियों द्वारा विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछे जाने पर सामान्यतः शिक्षक डैश करें। छात्रों की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए स्पष्ट उत्तर पाठ्य पुस्तक अथवा संदर्भ ग्रंथ का निर्देश, दूसरे बच्चों को वही प्रश्न उत्तर के लिए देना, बच्चों को स्वयं उत्तर देने के लिए मदद करना। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विद्यार्थी के अगर कोई स्टूडेंट आपको क्लास में कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको उसका ऐसा आंसर देना होगा ताकि वो उसको समझ में आ जाए, और वो समझ में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो संतुष्ट हो जाएगा, और संतुष्ट हो जाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा। 115, संख्या गलत पढ़ने वाले बच्चों में कौन सी दिव्यांगता होती है। देखिए दिव्यांगता जो होती है बहुत तरह के आता है, डिस्कैलकुलिया आता है, डिस्प्रेसिया आता है, डिस्फेजिया आता है, इसके अलावा अफेजिया आता है, कलर ब्लाइंडनेस आता है। इस तरह से आपको ये दिव्यांगता पढ़ने को मिलेगा। एजुकेशन में बीएड में आप जब चले जाएंगे तो उसमें पढ़ने को आपको मिलेगा। लेकिन जो कैलकुलेशन से संबंधित होते हैं वो कौन से होते हैं, कैलकुलेशन संबंधित हो जाएगा डिसलेक्सिया, पठन विकार है ना, पढ़ने से गलती, यानी कि पढ़ने से जो अगर गलती हो जाए तो उसको कहेंगे डिस्कैलकुलिया यानी कि संख्या गलत पढ़ने वाले बच्चों में कौन सी दिव्यांगता होती है। देखिए दिव्यांगता बहुत तरह के मिलेगी आपको। एक तो मिलेगा डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्फेजिया, अफेजिया, कलर ब्लाइंडनेस, इसके अलावा हाइपर अटेंशन डिसऑर्डर। ये सब आपको बीएड में और डीएलएड में जब जाएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। तो जो इसमें दिया हुआ है पठन विकार, यानी कि पढ़ने में गलतियां होती है बच्चों को, जो तो पठन विकार से जो भी होगा वो किस में आ जाएगा, डिसलेक्सिया में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया। अगर यहाँ पे कहा दे कि एक बच्चा जो कैलकुलेशन करता है तो कैलकुलेशन में गलती होता है तो उसको कहेंगे मैथ से जुड़ा होता है, तो उसमें मैथ क्या हो जाएगा, डिस्कैलकुलिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पठन विकार पूछ रहा है इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी डिसलेक्सिया राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये जो ऑप्शन नंबर ए है और सी है ये कोई भी दिव्यांगता नहीं होती है। ठीक है, 115 के बाद 116, शिक्षण संस्थाओं में अच्छा पदाधिकारी वह है जो अच्छे शिक्षण संस्था से प्रशासन एवं उनके सिद्धांतों को कड़ाई से लागू करना जानता है। या दूसरा, विशेषकर अनुशासन के प्रति सावधान है एवं दुर्व्यवहार और दुराचरण से समझौता नहीं करता है। अपने दृष्टिकोण में लचीला, सहयोग निर्भर एवं व्यवहार में मानवीय स्पर्श रखता है। डी, छात्र एवं कर्मचारियों को कार्य स्वतंत्रता एवं उनके कार्यों को नगण्य हस्तक्षेप करता है। तो इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसमें हम लोग पॉजिटिव वर्ड ढूंढते हैं। पॉजिटिव वर्ड क्या हो जाएगा, दुर्व्यवहार का समझौता नहीं करता है, यानी कि दुर्व्यवहार का समझौता, दुराचरण में समझौता नहीं करता है, यानी कि वो रूढ़िवादिता हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कड़ाई से लागू करना, आप एजुकेशन में कोई भी कड़ाई से लागू नहीं कर सकते हैं, ये नेगेटिव वर्ड है तो इसको छट जाएगा। इसके अलावा लेते हैं नगण्य हस्तक्षेप, यानी कि नगण्य हस्तक्षेप यानी कि हो गया उसका कोई मतलब ही नहीं है एजुकेशन से। तो जब 3 ऑप्शन में नेगेटिव आप ढूंढ लिए तो ऑप्शन ये कट गया, ऑप्शन नंबर बच गया सी। तो इसका राइट आंसर होगा। ऐसे पॉजिटिव देखिए, लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबल हो, सहयोग निर्भर करता है यानी कि कोऑपरेट करता हो, और बिहार में मानवीयता हो यानी कि वो क्या होता है, मानवता उसके अंदर हो। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड से छांट करके। पेडागोजी में अगर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड चूज कीजिएगा, नेगेटिव को हटा दीजिएगा और पॉजिटिव वाला जो होगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा।
117 विद्यमान ज्ञान के द्वारा, विद्यमान ज्ञान या पहले से नॉलेज जो है उसके द्वारा निष्कर्ष निकालने में निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन उपयुक्त है? इंडक्टिव रीजनिंग विधि, डिडक्टिव रीजनिंग विधि, सर्वे विधि या डिस्कवरी विधि? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, डिडक्टिव रीजनिंग विधि। ये कैसे होता है? आप लोग मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं कि कोई भी बात छुपी हुई है तो एक डिटेक्टिव को भेज दिया जाता है कि जाओ देखो क्या हो रहा है उसमें। बहुत सारा मूवी आया हुआ, जैसे एक सलमान खान का शायद या अनिल कपूर का मूवी था, नहीं गोविंदा का मूवी था, गोविंदा का मूवी था। उसमें मूवी का नाम नहीं याद नहीं है। उसमें एक उसकी गर्लफ्रेंड होती है, तो गर्लफ्रेंड के पीछे एक भेजता है, गर्लफ्रेंड और वाइफ होती है उसके पास, यानी कि शादीशुदा पहले रहता है और उसके पास एक गर्लफ्रेंड भी होती है। तो गर्लफ्रेंड को मैनेज करने के लिए अपने एक फ्रेंड को भेजता है, और उस फ्रेंड उसके गर्लफ्रेंड के साथ क्या क्या कर रहा है उसके लिए एक डिटेक्टिव को भेजता है। तो इसी पर डिपेंड है ये कि आप पहले इन छुपी हुई सलाहियत को किस तरह से बाहर निकालेंगे, तो डिडक्टिव रीजनिंग के द्वारा निकालेंगे। और इंडक्टिव रीजनिंग जो होता क्या होता है ना, कि जो आपको मालूमात नहीं है पहले से, जो आपको पहले से मालूम नहीं हो उसको नया डिलीवर करना, तो उसके लिए क्या हम लोग इंडक्टिव रीजनिंग का यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। वैज्ञानिक प्रक्रिया का चुनौती, क्वेश्चन नंबर 118, वैज्ञानिक प्रक्रिया का चुनौतीपूर्ण आयाम डैश है? समस्या, परिकल्पना, पद्धति या परिणाम या निष्कर्ष? तो 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिणाम एवं निष्कर्ष। साइंस क्या करता है? साइंस को निष्कर्ष चाहिए, परिणाम चाहिए, यानी कि वो फैक्ट पर डिपेंड करता है। इसलिए साइंस को हम लोग इसको ऑप्शन हो जाएगा साइंस के अकॉर्डिंग परिणाम एवं निष्कर्ष। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 119, शिक्षक के लिए छात्र का सम्मान प्राथमिक रूप से आएगा शिक्षक के डैश से? कानूनी अधिकार से, या ऑप्शन नंबर बी वयस्क के रूप में प्रतिष्ठा से, सी व्यक्तिगत ईमानदारी एवं सद्भावना से, डी माता पिता के समतुल्य दर्जा से? तो इसका ऑप्शन नंबर सी का होगा राइट आंसर होगा। शिक्षक के छात्र के सम्मान, शिक्षक के लिए छात्र का सम्मान किस रूप में आएगा? यानी कि व्यक्तिगत ईमानदारी हो और सद्भावना हो, यानी कि वो ईमानदार रहेगा तभी एक दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, डिसिप्लिन, एक दूसरे के लिए आचरण सही रहेगा, एक दूसरे की इज्जत करेंगे। 120 क्रम में निम्नलिखित में से पहले आएगा? विचार निर्धारण के क्रम में निम्नलिखित में से पहले आएगा? ऑप्शन ए सापेक्षीकरण, ऑप्शन बी विभेदीकरण, ऑप्शन सी अनुभवी, ऑप्शन डी सामान्यीकरण। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से है। आप बीएड में आपको पढ़ना मिलेगा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी दो बार आया था, एक बार 1967 या 61 में आया था, और एक बार आया था 2001 में। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी फर्स्ट था, और ब्लूम्स रिवाइज था, एक ब्लूम्स टेक्सोनॉमी रिवाइज, यानी कि फर्स्ट टाइम जो थे बेंजामिन सैमुअल ब्लूम्स उनका नाम था, उन्होंने एक ब्लूम्स टेक्सोनॉमी दिया था, जिसमें सबसे निचला स्टेज होता है। सबसे पहले बच्चा क्या करेगा? जानेगा, नॉलेज होगा उसके अंदर, इसके बाद अंडरस्टैंडिंग आएगा, इसके बाद एनालिसिस आएगा, फिर सिंथेसिस आएगा, फिर इसके बाद कैरेक्टराइजेशन आएगा, इसके अलावा फिर आ जाएगा इवैल्यूएशन। तो इसमें सबसे पहले स्टेज क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग, यानी कि सबसे नॉलेज, यानी कि सबसे पहले वो जानेगा। तो सबसे पहले उसके सामने जो भी क्वेश्चन आएगा तो उसके क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सापेक्षीकरण, यानी कि उसके सामने उसके सापेक्ष पेश करना हो जाएगा। सापेक्ष के बाद क्या हो जाएगा? अनुभव होगा, ठीक है। अनुभव के बाद क्या हो जाएगा? सामान्यीकरण हो जाएगा, सामान्य करेंगे। इसके बाद क्या गया? उसका विभेद कर देगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन हो गया, लेकिन 25 क्वेश्चन के साथ साथ इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन पड़ा हुआ है, जिसको हम लोग अभी देखते हैं। ये जो है ये 78 नंबर, ये आपको जीएस में है, लेकिन जीएस एजुकेशन से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको सोचता हूँ कि इसको भी सॉल्व करा दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। 78, 3 भाषा सूत्र में क्या अंतर्निहित है? 3 भाषा सूत्र, इसको त्रिभाषा सूत्र कहते हैं। इसको कोठारी कमीशन के द्वारा दिया गया था। कोठारी कमीशन सबसे पहला आयोग जो आया था एजुकेशन पर डेवलप करने के लिए, उस कोठारी कमीशन आज़ादी के बाद उसी पर ये डेवलपमेंट किया गया। 3 भाषा में
तीन भाषा में एजुकेशन दिलेगा। फर्स्ट हो जाएगा आपका रीजनल लैंग्वेज, जो आज जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, उसके बाद एक आ जाएगा हिंदी और एक बाद जाएगा आपका इंग्लिश, ठीक है, या इंग्लिश के जहाँ पे कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज। तो अभी इंग्लिश है, मॉडर्न है, इसको ग्लोबल लैंग्वेज भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, विद्यालयों में 3 भाषा की पढ़ाई होना चाहिए। बी, 3 भाषा में परीक्षा होनी चाहिए। सी, सीनियर स्टेज में 3 भाषा का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थियों को 3 भाषा सीखना चाहिए। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय में 3 भाषा में पढ़ाई होना चाहिए। कोठारी कमीशन यही कहता है कि विद्यालय में जो होना चाहिए 3 भाषा से अकॉर्डिंग पढ़ाई होना चाहिए। फर्स्ट रीजनल लैंग्वेज, दूसरा हिंदी और तीसरा कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज। इसी को त्रिभाषा सूत्र कहा जाता है। 80 नंबर, मोंटेसरी का नाम किससे जुड़ा हुआ है? एक साइकोलॉजिस्ट थी मारिया मोंटेसरी, जिन्होंने एजुकेशन के बारे में दिया था कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना चाहिए। तो इन्होंने प्री स्कूल शिक्षा के बारे में दिया था, यानी कि सबसे पहले बच्चा को किस स्टेज में, यानी कि इनका मेथड का नाम है मारिया मोंटेसरी मेथड, जो कि है बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड, यानी कि सबसे फर्स्ट स्टेज में जो एजुकेशन दिया जाता है बच्चों को, जो सबसे यानी कि जो पैदा हुए और 2-4 साल के बाद जिनको एजुकेशन दिया जाता है, उनको गार्डन में एजुकेशन दिया जाए, यानी कि एक लर्निंग गार्डन होना चाहिए। किंडर गार्डन स्कूल, इसी को कहते हैं किंडर गार्डन स्कूल। तो प्री स्कूल शिक्षा से संबंधित है ये। इसके बाद है जिला अधिकारी, क्वेश्चन नंबर 81, जिला स्तरीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्था डायट की स्थापना किसमें सुधार के लिए की गई है? यानी कि डायट का जो किया गया है शिक्षा में किस चीज़ के सुधार के लिए किया गया है? ऑप्शन है प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा या प्राक विद्यालय शिक्षा। तो ये एक फैक्ट वाला क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 यानी 82, वैज्ञानिक स्वभाव का क्या मतलब होता है? वैज्ञानिक स्वभाव का क्या मतलब होता है? तर्क के साथ निर्णय लेने का स्वभाव, विज्ञान के अध्ययन में रुचि, वैज्ञानिक प्रयोग करने की क्षमता, वैज्ञानिक विषय पर बोलने की क्षमता। तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, साइंस क्या होता है? तर्क पर डिपेंड करता है, यानी कि उसको फैक्ट चाहिए, तर्क के साथ निर्णय लेना। कोई भी तर्क के साथ आप साइंस, बिना तर्क के साइंस कोई भी निर्णय नहीं देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 84, विद्यालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस उम्र के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य का अधिकार देता है? देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था। कब आया था? 1 जुलाई 2009 को आया था राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है। लेकिन इसको लागू किया गया था 1 जुलाई 2010 को। तो ये बात याद रखिएगा, ये आया था 2009 में और लागू किया गया था 1 जुलाई 2010 को लागू किया गया था, ठीक है। लागू किया गया था, कब लागू किया था इसको? 1 जुलाई 2010 को इसको लागू किया गया था, राइट टू एजुकेशन को, जो कि किसको देता है, किस उम्र के लिए? 6 से 14 साल के बच्चों को दिया जाता है। इसको जोड़ा गया है कि ये जो बच्चों का मूल अधिकार होगा 51(1) के तहत होता है। इसका राइट ऑप्शन 21(a) के तहत। मानव शरीर के क्रोमोसोम का संख्या है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो सबको पता होता है 46। ये भी क्वेश्चन रहता है पेडागोजी में, आप इसको याद रखिएगा हमेशा। कोई अब सीटेट या टेट कोई भी एग्जाम देने जाता है तो ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46। और यही पूछता है कि बच्चों का लिंग जो निर्धारण होता है माता के लिंग से निर्धारित होता है या पिता के लिंग से निर्धारित होता है। तो ये आप इसका बात के भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। ये दोनों 84 और 85 बहुत इम्पोर्टेंट्स है। क्वेश्चन नंबर 86, हमारे संविधान का कौन सा भाग मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है?
ऑप्शन नंबर ए नागरिकों का मौलिक अधिकार, राजनीति का निर्देशक सिद्धांत, मानव अधिकार या बाल अधिकार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको आप एजुकेशन से जितने भी रिकमेंडेशन है आप लूसेंट से पढ़ लीजिए। इसके अलावा आया था वर्धा कमीशन, मैग्ना कार्टा, जितना भी लूसेंट में आपको मिलेगा उससे आप पढ़ सकते हैं। यानी कि आप लूसेंट पढ़ेंगे तो जीएस तो आपका कंप्लीट होगा ही, साथ साथ एजुकेशन से जितने भी रिफॉर्म किया गया है वो सब आपका कभी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जीएस के लिए सबसे अच्छा है लूसेंट को प्रीफर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 87, संविधान का अनुच्छेद 51 में डैश है? नागरिकों का मौलिक अधिकार, नागरिकों का कर्तव्य, बाल अधिकार या मानव अधिकार। तो 87 में क्या है? मूल्य कर्तव्य, नागरिकों का कर्तव्य 51 के तहत है, 51A के तहत। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान में डैश आयु, क्वेश्चन नंबर 91, सर्व शिक्षा अभियान में डैश आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है? सर्व शिक्षा अभियान में किस वर्ष के बाद बच्चों को आयु शामिल किया जाता है? तो 6 से 14 साल के बच्चों को शामिल किया जाता है। ठीक है, 0 से 14, 6 से 14, 3 से 18 या 6 से 18। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इतना ही क्वेश्चन थे, थोड़ा लंबा क्लास हो गया लेकिन इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेज कीजिए। अगर आपको लंबा क्लास लग रहा है तो इसका स्पीड बढ़ा करके आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। कोई भी वीडियो में अगर आपको लगता है कि स्लो है तो उसको आप स्पीड बढ़ा करके 1 की जगह पे आप 1.25 कर लीजिए स्पीड और उसको कंप्लीट कर लीजिए। और ये क्वेश्चन तब तक आते रहेंगे, ये सारा सेट, ये क्वेश्चन बैंक है, इसके अलावा आपको सेट भी मिलेगा। ये सेट तब तक आते रहेंगे जब तक से आपका सीटी यानी कि इंट्रांस टेस्ट का आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। ठीक है, अगर कोई सुझाव देना है तो आप डिस्क्रिप्शन में सुझाव दीजिए, क्वेश्चन पूछना डिस्क्रिप्शन में सुझाव दीजिए। दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।